दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल एंड लीगल केसेस तो हैं, उन पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पाकिस्तान के कौमी मफाद के बारे में खबर और उस खबर के हवाले से तज्जिया। एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम स्टार्ट किया जा रहा है मुल्क में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के वाक़यात के खिलाफ। ओवर द वीकेंड जो एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ, वहाँ पर इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई, जिसमें ना सिर्फ वज़ीर आज़म थे, अस्करी क़यादत थी, बल्कि तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क भर में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके बहुत से अहम सेलियंट फीचर्स हैं। इसमें एक तो इलाकाई ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, और जो एक रिवायती अप्रोच है मिलिट्री ऑपरेशन की, काइनेटिक ऑपरेशंस की, वो तो इसमें अडॉप्ट की जाएगी ही, लेकिन इसके अलावा जो एक नैरेटिव का मैदान है, जो एक सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का कंजर्वेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक मैदान है, उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बावजूद इसके कि ये ऑपरेशन इस वक्त मुल्क के हालात के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चंद अपोजिशन जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है और JUIF अवामी नेशनल पार्टी भी इसकी मुखालिफत में सामने आ गई है। क्यों मुखालिफत कर रही हैं, इनके रिजर्वेशंस क्या हैं? ख़ासतौर पे वो कहते हैं कि कोई भी एपेक्स कमेटी हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे जितनी भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद क्यों ना हो, लेकिन वो पार्लियामान से सुप्रीम नहीं हो सकती। तो पार्लियामान में इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लाना चाहिए, यहाँ पर डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामान में ब्रीफिंग मिलनी चाहिए मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, और उसके बाद ठीक है पूरी कौम को आप साथ लेके चलें, जो कि एक बुनियादी तौर पर बेहतर नुक्ता है। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन करना हुकूमत का, और या उसमें कहीं ना कहीं फ़ौज की इनपुट भी शामिल होती है, तो फैसला बहरहाल उनका होता है। पार्लियामान को एतमाद में लेना अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन क्या ये लाजिम है? इस पर हम सवाल उठाएंगे आज प्रोग्राम में, इस पर आगे चल के बात करेंगे, और अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर किए जा सकते हैं ताकि इस मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से एक नेशनल कंसेंसस, एक ब्रॉडर नेशनल कंसेंसस पाकिस्तान में मौजूद हो। इस पर ज़रूर डिटेल में प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल जो पॉलिटिकल लीगल मामलात हैं उनको उठाते हैं, और आज सबसे अहम मामला रहा मखसूस नशिस्तों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आज की जो समात रही उसमें नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच की एक वाज़ेह अक्सरियत अपना माइंड बज़ाहिर बता रही है, और बज़ाहिर तासुर ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस सीटें ना मिल सकें। अगर PTI को नहीं मिल सकती तो फिर सीटें कहाँ जाएंगी? जिनको बांटी जा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, नून लीग पीपल्स पार्टी, क्या उनके पास ही रहेंगी सीटें या उनसे भी वापस ले ली जाएंगी और ऐवान जो है वो मखसूस सीटों से खाली रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है, इसी अहम नुक्ते को डिसाइड होना है, और ये चंद आखिरी बुनियादी पॉइंटर्स में से एक है, और तवक्को की जा रही है कि कल ये कंक्लूड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि कल से आगे इस केस को नहीं लेके जाएंगे। कल फैसला आता है कि नहीं आता, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सीटें PTI को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और अगर नहीं मिलती या मिल जाती हैं तो जिन पार्टियों को पहले मिल चुकी हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? इसी हवाले से डिबेट को सबसे पहले प्रोग्राम में इनिशिएट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सेनेट में पार्लियामानी लीडर हैं PTI के सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं क़मर ज़मान कायरा साहब। सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सर आप किस तरह देखते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है? ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लोग आज़ाद भी जीत गए थे PTI वाले, तो आपने एक और जमात में जाके सियासी खुदकुशी कर ली। तो इसका जो एक बज़ाहिर मतलब लगता है वो ये कि आप लोगों ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार लिया, सीटें अपनी ख़त्म कर दी। क्या यहाँ से दोबारा सियासी जन्म हो सकता है PTI का? दोबारा आपको ये मखसूस सीटें मिल सकती हैं? व्हाट वुड यू से अबाउट इट? ये देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। सबसे पहले तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो अदालत के जज साहिबान केस की सुमात के दौरान कोई बातचीत करते हैं, ये एक हतमी फैसला नहीं होता, वो एक तरह प्रोब कर रहे होते हैं।
एक तरह वो सवाल पूछ रहे होते हैं वकील से, और उस पर हमें अल्टीमेटली अभी फैसला नहीं देना चाहिए। लेकिन ज़रूर एक बात जाहिर थी आज की, जो अगर ऑब्जर्वेशंस को आप कोई वेट देना चाहती हैं तो उससे ये जाहिर था कि जजेस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कि हमने क्या फ़ैसला करना है। इसलिए अभी तक वो नज़र यही आता है कि अभी तक जजेस ने फैसला नहीं किया। अल्टीमेटली फैसला कल ही शायद फाइनल आर्गूमेंट के बाद ही वो अपना हतमी फैसला देंगे। लेकिन एक चीज़ जाहिर है, मैं जो प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आइन को अगर आप देखें, ये ऑब्जर्वेशंस को छोड़ दें और जो बहस हुई है उसको भी आप साइड पे कर दें, तो आइन को सिबर देखें, सिंपली देखें, उसका सिंपल आर्टिकल्स को देखें, तो एक चीज़ तो जाहिर है कि आइन कहता है कि आपको उतने ही रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं जितनी आपकी सीटें आपने जीती हों, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो एक चीज़ तो जाहिर है कि ये जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, उनको सिर्फ उतनी ही मिल सकती हैं सीटें जितनी उन्होंने अपनी इलेक्शन में जीती। इसलिए ये कहना कि उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी अपनी प्रोपोर्शन से, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। तो ये हो सकता है कि किसी को भी ना मिले और फैसला ऐसा आ जाए कि आप पार्लियामेंट डिसाइड करे, या ये होगा कि PTI को सारी मिल जाएंगी जो उनका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऐसा फैसला आ जाए कि वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी और PMLN को दे दी जाए। तो ये तो एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मेरी नज़र में PTI को मिलनी चाहिए। जी, दूसरी पॉइंट ये है कि SIC को मिलनी चाहिए या नहीं। मेरी नज़र में वो भी बड़ा वाज़ेह है कि वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो PTI के कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट, वो अपनी जानबूझ के इंडिपेंडेंट नहीं हुए या वो अपनी वॉलंटरीली इंडिपेंडेंट नहीं हुए। वो इंडिपेंडेंट इसलिए हुए क्योंकि PTI को सिंबल ले लिया गया, और जब सिंबल ले लिया गया है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब आप इंडिपेंडेंट हैं, और उनको फिर मजबूरन इंडिपेंडेंट होना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो सर, ये मजबूरी का भी सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। मजबूरी का आपने सुना होगा, चीफ जस्टिस साहब ने जो मजबूरी के हवाले से बात की। जी, मैं बिल्कुल उनकी ऑब्जर्वेशन सुनी मैंने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ मौक़िफ़ हमारा तो बड़ा वाज़े है, लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस चीज़ को डिबेट कर रहा है कि क्या ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये PTI को जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कम से कम ये तो क्लियर है कि वो जी आप जवाब मुकम्मल कीजिए, अपना सेंटेंस कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैंने कहा इतना तो क्लियर है कि दूसरी साइड को तो नहीं जानी चाहिए, ये तो वाज़े नजर आता है मेरी नाकस राय में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस पूरे केस की खूबसूरती ये है, इसकी डिबेट की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि बेंच डिवाइडेड नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ ओपिनियंस, मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस। खासतौर पर ये पॉइंट जो अली ज़फ़र साहब आपने रेज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की तशरीह की, इस पर भी बेंच आज डिवाइडेड रहा कि जो किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसले की गलत तशरीह की, वगैरह वगैरह। बहरहाल वेलकम टू यू कमर ज़मान कायरा साहब। जो अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं कि अगर ये PTI को नहीं भी मिल जानी चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि SIC PTI को मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो ये आपका भी हक नहीं है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के उसूल के मुताबिक ये आपकी भी नहीं बनती। तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है कि ना आपको मिले ना PTI को मिले तो क्या ऐवान खाली रहे, और फिर क्या इसके नतीजे में जो 2/3 अक्सरियत है वो मुंतखब अरकान के हवाले से होगी या पूरे ऐवान के अरकान के हवाले से तसव्वुर की जाएगी। कायरा साहब। कायरा साहब, आपका स्काइप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा काइंडली। जो PTI से सिंबल बकौल इनके लिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया जी, और उसके बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने वो अपना केस लड़ा, और कई अदालतों में वो केस जा चुका है जी। और अब उसके ऊपर एक इलेक्शन लड़ा जा चुका है। इलेक्शन के आगे कई सारे मराहल तय हो चुके हैं, लिहाजा अब तो ना वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि हमारा निशान हमसे गलती लिया गया, ज्यादती ली गई, फलां किया गया। ये दुरुस्त है कि अदालत उस पर बहस कर रही होगी, लेकिन ये इस वक्त मौजूद बहस नहीं है अदालत का मेन। दूसरी बात, आपके किसी मंतकी नुक्ते तक पहुंचने के लिए अदालत जरूर इस पर सवाल उठाएगी
लेकिन जो सवाल मेन है, अली जफर साहब मुल्क के बड़े नामवर वकील हैं, मैं तो वकील नहीं हूं, लॉ नहीं जानता उस तरह, लेकिन एक अगली दलील है। जो स्पेशल सीटों का कानून है, एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने मंशूर में, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है अपने जवाब में, कि उनके अपने मंशूर में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता, लिहाजा वो गैर मुस्लिमों की सीटें तो डिमांड ही नहीं कर सकते अपने मंशूर के मुताबिक। दूसरी गुजारिश ये है कि जो ये रखी गई स्पेशल सीटें आइन में, ये क्यों रखी गई? इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर मार्जिनलाइज तबकात, वो खवातीन हैं, कमजोर तबकात के तौर पे गिनी जाती हैं या माइनॉरिटीज हैं, ये जनरली इलेक्शन लड़के उतनी सीटें अपनी प्रोपोर्शनेटली नहीं ले सकती, लिहाजा उनकी जेंडर को सपोर्ट करने के लिए कुछ अरसे के लिए ये आइन के अंदर रखा गया, जो अभी तक मौजूद है। और उसकी तकसीम का तरीकाकार क्या रखा गया कि जितनी सीटें जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, वो जमातें अपने जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, वो मखसूस दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक अपनी वाबस्तगी किसी जमात के साथ जाहिर कर देंगे। वो जमातें जिन्होंने इलेक्शन में सर कायद साहब, सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए, लेकिन ये डिबेट, एक तो हम अपने प्रोग्राम्स में भी यही वाला पॉइंट आप बहुत दफ़ा उजागर कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल बुनियादी ये है कि ये सीटें आपकी भी नहीं बनती ना। ऐसे नहीं। अली जफर साहब ने एक बात की है, मैंने उसको रिप्लाई करना है। अली जफर साहब का मौका भी बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं, मेरा भी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, फिर आपको सवाल रेज नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 1 आध मिनट और बर्दाश्त कीजिए इसमें। सवाल ये है कि प्रोपोर्शनेटली ये सीटें देनी है जमातों को। ये इनफरादी तौर पे या तो आइन में तय होना कि इतने मेंबरों पे एक सीट है, इतने मेंबरों पे एक सीट लेडीज की है, इतने मेंबरों पे एक सीट जो है वो माइनॉरिटीज की है। आइन कहता है कि जितनी सीटें कोई जमात लेगी और कुल जो स्पेशल सीटें हैं उनका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा, और जो जमातें क्वालिफाई करेंगी, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होंगी इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक, उन जमातों के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली तकसीम होगी। सर आपकी इलेक्टेड सीट्स के हवाले से एक उसूल तय है ना, एक फॉर्मूला तय है, तो आपने अपनी इलेक्टेड सीट्स को प्रोपोर्शनेट करना है जी। तो आपने अपने इलेक्टेड, सर पीपल्स पार्टी ने इलेक्टेड अपनी जितनी भी ली, उसके प्रोपोर्शनेट आपको मिल गई ना? नहीं मिली सर, अभी मिली है ना। फर्ज करें आप कह रही है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, अली जफर साहब कह रहे हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, यही मेरा मौक़िफ़ है, ऐसा ही होना है। ये आइन की रूह ऐसी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को फर्ज करें टोटल सीटें जो जमातें जीती हैं उनका प्रोपोर्शनेट निकाला, पीपल्स पार्टी को फर्ज कर 10% सीटें मिली, ठीक 10% आता है, तो 10% स्पेशल सीटों में पीपल्स पार्टी को मिलेगा। किसी जमात का 20 आता है तो उसको 20 मिलेगा, किसी का 3 आता है तो 3% मिलेगा। ये प्रोपोर्शनेट आपने कौमी असम्बली की जीती हुई सीटें या ज्वाइन किए हुए मेंबरों की तादाद पे प्रोपोर्शनेट निकाला कि कुल क्वालिफायर कितने हैं, और क्वालिफायर होंगी जमातें, ठीक अफराद नहीं। अगर जमातों की सीटों के मुताबिक जाना होता तो फिर ये होता कि आइन में तय हो जाता कि 5 मेंबरों पे एक सीट होगी, ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली जफर साहब, इस पे चाहूंगी मैं कि आप एग्री करते हैं, कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं इनका ताल्लुक उस पार्टी से है कि जिसने आइन दिया है ये 1971 का, तो वो कह रहे हैं कि आइन की असल रूह ये है, वो सारी तफसील बता दी कायरा साहब ने। अली जफर साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि क्या आइन की इसी रूह को, क्योंकि आज चीफ जस्टिस बार बार कहते रहे कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे और आइन मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहुत वाज़ेह है, इस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा सवाल मैं साथ ही पुटअप कर देती हूँ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस ऑपरेशन की मुखालिफत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रॉब्लम इस ऑपरेशन से क्या है? बावजूद इसके कि आपके चीफ मिनिस्टर ख़ुद उस एपेक्स कमेटी में बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एंडोर्स किया, अप्रूव किया इसको, और फैसला किसी भी ऑपरेशन का ज़ाहिर है हुकूमत ने करना होता है ना, हुकूमतों ने करना होता है। जी, पहले कायरा साहब का जवाब दे दूँ, वो एक सेंटेंस में मैं जवाब देता हूँ। ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन आइन की रूह ये नहीं। आइन की रूह की बात सिर्फ तब होती है जब आइन में कोई कन्फ्यूजन हो, जब आइन बड़ा वाज़े तौर पे ये कह देता है कि आपको सिर्फ उतनी सीटें मिलेंगी जितनी आपने जीत के आए हैं, तो फिर आपको उतनी रिजर्व सीट्स ही मिलेंगी। ये फिर रूह या उसकी स्पिरिट या उसकी कोई तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो फिर आप सामने देख रहे हैं कि आइन में क्या लिखा है और वही अप्लाई करना पड़ता है। तो मेरा जवाब यही है कि ऑब्वियसली ख्वाहिश ज़रूर है उनकी, लेकिन
आइन की वाजे उनकी कॉन्ट्रडिक्शन है जो वो चाहते हैं और जो आइन कहता है। अली जफर साहब, इस पे कारी साहब कुछ कहना आया चाह रहे आपका दूसरा सवाल बड़ा अली जफर साहब, एक इंटरजेक्शन, कारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अपने इल्म के लिए जरा पूछ लूं, मुझे थोड़ा एजुकेट कर दें कि आइन में कहां लिखा है कि जितनी सीटें किसी जमात की होंगी उतनी सीटें मिलेंगी। प्रोपोर्शनेट लिखा है, जितनी जमातें इलेक्शन में कंटेस्ट करके आएंगी उनकी सीटें प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा और जो स्पेशल सीटें हैं उसी प्रोपोर्शनेट से तकसीम होगी, ये आइन में लिखा है। जितनी सीटें हैं उतनी सीटें मिलेंगी। 242 सीटें होगी ना, 262 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 262 सीटें स्पेशल तो नहीं है कि जितनी सीटें जीत के आए उतनी मिलेंगी। जी, आइन में ये लिखा है कि आपने जितनी भी सीटें जीती हैं उसके मुताबिक जितनी आपकी बनती हैं रिजर्व सीट्स उतनी मिलेंगी आपको। जी, वो वही है ना कि अगर आपने आप केपीके का एग्जांपल ले लें। जी कायरा साहब, अगर आप केपीके का एग्जांपल ले लें, केपीके में 90% सीटें जो हैं वो एसआईसी की हैं और सिर्फ 10% सीटें जो हैं बाकी जमातों की हैं, शायद उससे भी कम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन 10% को 100% सीटें मिल जाएं और 90% वालों को कुछ ना मिले। ये अली जफर साहब, ये सुन ले, आप इस पे सुन ले, ये होना है, इसलिए होना है कि अगर वो 90% जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, बात यह क्वालिफाई करने की, सो जो सीटें प्रोपोर्शनेट में जानी है, स्पेशल सीटें, वो क्वालिफाई करने वाली जमातों में जानी है। वो ये नहीं होगा कि एक जमात ने जीती, इंडिपेंडेंस ने जीती। हाँ, आइन में अगर ये लिखा होता कि इतने मेंबरों पे एक सीट जाएगी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त होती। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि सीटें उनको मिलेंगी अपनी जीती हुई सीटों के तनासुब से, प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट देखें कैसे निकल रहा है। राइट, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं अली जफर साहब से चाहूंगी अपना कमेंट जरूर मुकम्मल करें सर। जी अच्छा, दूसरा सवाल आपका जो था, ये तो हो गई जी बात, ये तो क्लियर है मेरी नजर में। आइन में लिखा हुआ है कि आपको उतनी मिलेंगी जितनी आपकी मेंबरशिप है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप उसको कह लें कि प्रोपोर्शनेट करना या नहीं करना वो आपकी ख्वाहिश रह जाती है। लेकिन दूसरा सवाल आपका बहुत अहम है, मेरा ख्याल है दूसरा सवाल की तरफ आ जाते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या जो ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन टेररिज्म के खिलाफ, इसके बारे में क्या मौक़िफ़ होना चाहिए और क्या मौक़िफ़ है जी? सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा मैं वाज़े कर दूं कि टेररिज्म के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होना है वो एक नेशनल इंटरेस्ट में ऑपरेशन होता है और उसमें पूरी कौम जो है वो साथ खड़ी होती है उस ऑपरेशन के। ये तो पहला पॉइंट है। टेररिज्म को ख़त्म करना है हमने, क्योंकि उसके वो मुल्क को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कहेगी हाँ जी टेररिज्म चलने दें, हम उसको छेड़ेंगे नहीं। टेररिज्म को ख़त्म करना है और उसको एंड एक्सट्रीमिज्म एंड टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है और ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप ऑपरेशन करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है और आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपकी सिक्योरिटी पर्सनल है, उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो इन्वॉल्व नहीं होंगी तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये भी एक पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए। अब पॉइंट नंबर 3 भी बहुत अहम है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब भी आप कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने चाहेंगे, चाहे आप अपने दुश्मन से लड़ने लगें, चाहे आप इंटरनल अपने दुश्मनों से लड़ने लगें, चाहे आप कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो आपको कौम को साथ लेके चलना है। अब कौम आपकी कौन है? कौम आपकी सारे करोड़ा लोग हैं, लेकिन कौम ने एक फैसला किया है आइन के तहत कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, यानी कि कौम ने एक पार्लियामेंट बनाया है कि ये लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सर आपके चीफ मिनिस्टर केपी भी तो इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड हैं और एक सूबे ने उनको हक दिया है गवर्न करने का, उन पर रूल करने का। वो उसी सूबे के हवाले से फैसला दे रहे हैं कि जी मैं राजी हूं और ये कर सकते हैं आप ऑपरेशन। वी आर रनिंग शॉर्ट, तो सर इज क्विक जवाब दे दें मुझे इसका। हाँ, मैं वेरी क्विकली, तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि आप जरूर करें, बिल्कुल करें, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लें और उनको डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक आपको ऑपरेशन का मोडस ऑपरेंडी बनाना होता है। आपको ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है,
ठीक। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए ओके। कि सासी इंतकाम के लिए है। ओके। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब, कमर जमान कायरा साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद होंगे हमारे साथ। उन्होंने एक नई जमात बनाई है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। इसका मकसद क्या है और क्या ये नून लीग से नालां लोगों की एक जमात होगी, और कुछ मजीद अहम सवाल भी करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात का जन्म हो चुका है, हो रहा है अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसकी सरबराही कर रहे हैं। इस पार्टी को लेके आए हैं सामने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून से इनका साबिका ताल्लुक़ रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अवाम पाकिस्तान पार्टी क्या वाकई अवाम की पार्टी है, या इसको कोई खुफिया कुव्वत, कोई खुफिया आशीर्वाद भी हासिल रहेगी? ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लरिश करने में एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार होता है। और क्या इस अवाम पाकिस्तान पार्टी को अवाम में पजीराई हासिल हो सकेगी? इसके साथ बहुत से अहम सवालात हैं जो कि इस अवाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अवाम के जहनों में हैं, आपके जहनों में हैं। उन सब सवालात के जवाब लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि सरबराह हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के और साबिक वज़ीर आज़म। सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे, वक्त निकालने पे। आपको कांग्रेचुलेशंस एक नई पार्टी स्टार्ट करने में। क्या ये पार्टी मुस्लिम लीग नून से नालां लोगों की जमात है? देखिए, ये मेरी पार्टी नहीं है, ना ही मैं सरबराह हूँ। ये एक सोच है, इसमें बहुत से दोस्त हैं जो इकट्ठे हैं, और सोच यही है कि मुल्क के मसाइल को कैसे हल किया जाए, ठीक, मुल्क के अवाम को कैसे फलाह दी जाए, ये सोच है जी। उसमें बहुत से लोग हमसे रब्ता किया और बहुत से लोग शामिल हुए हैं, लेकिन हम किसी के पास गए नहीं हैं। हमने इलेक्टिव इकट्ठे नहीं किए कि जी यहाँ 10 लोग बैठे हैं, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, जमात बन गई। अच्छा। तो जमात एक सोच पे बनी है। बाद में हम बात करेंगे जिन लोगों को समझते हैं कि वो क्रेडिबिलिटी रखते हैं, इंटेग्रिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, उनके पास जाएंगे। और ऑफिशियली इस जमात के सरबराह आप होंगे? अभी आपने कहा मैं सरबराह नहीं हूँ, लेकिन अभी तो 1 साल हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी है। ठीक है। वो 1 साल तक हमारे आइन में लिखा हुआ है, 1 साल तक वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कन्वीनर जो है वो उन्होंने मुझे इलेक्ट किया, और सेक्रेटरी जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब। ठीक है। सो आप दो के अलावा और कौन से प्रोमिनेंट लोग हैं अभी जो इसमें शामिल हो सकते हैं? जी, शामिल हो सकते हैं जो हैं सरदार मेहताब साहब हैं पॉलिटिशियंस में, राना ज़ाहिद तौसीफ साहब हैं फैसलाबाद से, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैं जी, चौधरी निसार अली खान क्या इसका हिस्सा बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं इसका हिस्सा? हर एक सकता है, लेकिन सोच में मुताबिकत होनी चाहिए। हम जाएंगे, हम बात करेंगे जिन लोग समझते हैं कि जो इस सफ़र का हिस्सा, एक सफ़र है इसका। चौधरी निसार अली खान साहब से भी बात करेंगे आप लोग? जी, देखेंगे अगर उन्होंने इसमें कोई सोचा कि चल सकते हैं तो बिल्कुल बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। तो जितने भी नाम आपने गिनवाए हैं, दैट टेक्स मी बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू कि क्या ये मुस्लिम लीग नून से नाराज लोगों की पार्टी? नहीं, नाराज लोगों की पार्टी नहीं है, किसी से भी नाराज, हम किसी नाराज में। लेकिन ये सब नाम मुस्लिम लीग वही हैं जो नून लिखते हैं नाराज। मैं आपको नाराज लग रहा हूँ? मिफ्ता साहब नाराज हैं भाई, ठीक है, एक जमात के साथ हम थे, हमारी सोच की मुताबिकत नहीं रही। क्या ये वाकई अवामी पार्टी है या कोई इसको खुफिया आशीर्वाद हासिल है या होगी? हाँ, ये आम सवाल है, और मेरा ख्याल हमारे मुल्क के मसाइल का जवाब भी इसी में है कि हम आज भी ये समझते हैं कि मुल्क में सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी तो है आपकी कि आम आदमी, आप सवाल कर रही हैं, लोग भी पूछते हैं। तो हम तो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़ के आए हैं। मुस्लिम लीग हम आज इक़्तिदार में होते, मुस्लिम लीग जी, जो इक़्तिदार असल में हम तो ये हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी होगी? अवाम पाकिस्तान पार्टी आइन के मुताबिक पार्टी होगी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी होगी? आइन के मुताबिक होगी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कौन होता है? एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? आइन है, मुल्क का एक आइन है, जो उसके साथ है हमारा दोस्त है, जो उसमें साथ नहीं है, जो उसको तोड़ता है, हम उसके खिलाफ हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखेगी अवाम पाकिस्तान पार्टी? को एग्जिस्टेंस आइन है, यहाँ कोई जाती रिश्ते नहीं है, जाती ताल्लुकात नहीं है, मुफाद की जंग नहीं है कि मैं कुर्सी हासिल मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है अवाम पाकिस्तान पार्टी में टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। जी, हर एक के लिए जो आइन के मुताबिक चल रहा है। हमारा काम है
जुडिशरी आइन के मुताबिक होनी चाहिए, फौज आइन के मुताबिक चलनी चाहिए। हर एक की जिम्मेदारियां, हर एक की रोल आइन के अंदर लिखा हुआ है। जब आप उससे बाहर जाएंगे मुल्क का नुकसान होता है। हम उस नुकसान, उस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक अहम सवाल हो, ज़रा शायद कड़ा हो जाए तो पहले से आपसे माजरत कर लूँ। वैसे सहाफ़ी कड़े सवालात पे माजरत तो नहीं करते, लेकिन आपके साथ नहीं, आप बिल्कुल आपके साथ एक बहुत एहतराम का ताल्लुक भी है। ये जितने भी नाम आपने इसमें गिनवाए हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी में अब तक जिन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है, ये सब वो लोग हैं जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्टालवॉट्स हैं। दे आर द एलिफेंट्स, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज ये जीत सकते हैं। बट इज़ एनी वन ऑफ देम अ नेशनल लीडर, जिसको कहा जा सके कि जी ये फ़लाँ शख्स ये पूरी कौम का लीडर बनने की कैपेसिटी, सलाहियत रखता है, ये पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? तो वो उतनी सलाहियत रखता है इनमें से जो आज मुल्क के कौम के लीडर हैं, उतनी सलाहियत रखता है। हर शख्स का हक है अवाम के सामने अपने आप को पेश करे। जो लोग फैसला करेंगे वो फैसला है। ये आपकी एक कौमी पार्टी होगी? जी, कौमी पार्टी होगी, ज़ाती पार्टी नहीं है ये, किसी इलाके की पार्टी नहीं है, कौमी पार्टी होगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज में सब लोग ये अपनी अपनी हलके जीत सकते हैं, अपने अपने हलकों में पॉपुलर भी बहुत है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ माशाल्लाह। जी, सिर्फ जीतना मकसद नहीं होता सियासत में, लेना मकसद नहीं, सियासत देने की बात होती है। आप मुल्क को क्या देंगे? हमारा सवाल ये है। वो देने के लिए इक़्तिदार में होना भी ज़रूरी नहीं है। मैंने 35 साल सियासत, 36 साल हो गए, मैंने सियासत का 80-85% अरसा अपोजिशन में गुजारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपोजिशन में अपने मुल्क को ज़्यादा दिया है बनिस्बत इक़्तिदार में होने के। मैंने इक़्तिदार में हुकूमत के ओहदों में सिर्फ 5 साल रहा हूँ 36 साल में से। 31 साल मैंने हुकूमती ओहदों से बाहर गुजारे हैं। तो ये सियासत एक सफ़र है, एक कोशिश है, एक फ़िक्र है, एक सोच है, वो हम कर रहे हैं। खुद आपकी इस अच्छी सोच को कामयाब भी करें। वेल विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी और पाकिस्तान में नई सियासी जमातों की स्पेस हमेशा मौजूद रहती है। अच्छा है कि एक नई ऑप्शन पाकिस्तान के पास आएगी जो ग्रास रूट से आए। जो इलेक्शन के लगभग सियासी जमातें बनती हैं वो सियासी जमातें नहीं होती, वो बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं मकासद के लिए। उसके बाद और एक लंबी फहरिस्त है। मैं देख रहा था सियासी जमातें जो बनी हैं, तो एक ही जमात पिछले 30-35 साल में बनी है जो ग्रास रूट से आई थी, वो पीटीआई थी। इसके अलावा मकासद के लिए कभी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इन जमातों में शामिल नहीं करते जो ग्रास रूट लेवल से, ये जो अवामी लेवल से खड़ी हुई जमातें? वो पहले से है ना। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को मैं नहीं मानता, जो 2002 के बाद बनी थी। उसके बाद बाब पार्टी बनी है, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी जमातें, काफ लीग भी बनेगी, इस तरह की बहुत सी जमातें बनी। इनऑर्गेनिक पार्टीज हैं। इनऑर्गेनिक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। आप कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं, मैंने कह दिया ना, मकासद है, बनाते हैं हम पार्टियां। हमने कभी सीखा तो है नहीं ना माजी से। तो इस दफ़ा भी जमातें बनी, IPP बन गई, पता नहीं वो परवेज़ खटक साहब की जमात बन गई, उससे पहले सुबह पंजाब महाज बना था। हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब सर बड़े अहम सवाल कुछ मजीद भी आपसे करने वाले हैं, बट एक ब्रेक का वक्त हुआ। आपकी इजाज़त से लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह या इस वक्त तक कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कुछ मजीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक लॉन्च हुआ है अभी ओवर द वीकेंड। एपेक्स कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी इस ऑपरेशन की हिमायत करती है क्योंकि अपोजिशन के इस वक्त जो कुछ जमातें हैं वो इसकी मुखालफत में सामने आई हैं। सो आपका इस पर राय क्या होगी? देखिए, ये अगर आपके मुल्क पर हमला करे, आपके घर पे हमला करे, उसका मुकाबला आपने करना है, ये चॉइस नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे हालात होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हालात ऐसे पैदा हुए हैं। सबसे पहले हुकूमत कंसेंसस क्रिएट करती है मुल्क के अंदर, एक डिबेट इन्वाइट करती है। फैसला करने से पहले आती आए सब, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें, जो भी आपने करना है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कर लें, फिर आप फैसला करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि PTI, JUI, ANP के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो राइट हैं? जी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसकी जगह होनी चाहिए जहाँ बयान कर सकें ना। उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो आपके मुल्क पे हमला हो रहा हो और वो आपकी उसकी मुखालफत शुरू कर दे। आपका घर मज़ीद कमज़ोर होगा। आप पे हमला क्यों हो रहा है, इस अपनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपका घर कमज़ोर है, अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, सियासी निफाक है। ये दुश्मन को मौका देते हैं कि आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएं। तो हमें ये दुरुस्त करना है।
तो इन प्रिंसिपल आप ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से एग्री करते हैं या नहीं मुझे उसकी करते? डिटेल्स का नहीं पता, मैं डिसएग्री करने की पोजीशन में नहीं सर हूँ। एपिक्स कमेटी का वो एलामिया फिलहाल तो आया है सामने कि जिसमें देखिए, अहम पॉइंट्स जहाँ तो मुल्क हैं का इसमें। मामला वहाँ दो चॉइसेस नहीं होती। ठीक, तो इन प्रिंसिपल लेकिन आप हिमायत कंसेंसस करते क्रिएट हैं। करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। पार्लियामान में डिबेट 7-8 साल पहले, जी बिल्कुल, ये मुल्क के अवाम का हक है कि उनको पता चले, ठीक। क्योंकि कल आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ज़र्ब-ए-अज़्म में उस पूरे अरसे में हमने कितनी शहादतें दी हैं, जी इस मुल्क के नौजवानों ने दी हैं। जी। तो आज फिर 8 साल बाद क्यों ज़रूरत पेश आई? सर मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया है ज़र्ब-ए-अज़्म और जहाँ पर बहुत कामयाब ऑपरेशन, वहीं पर आपकी बात दुरुस्त है कि हमने हज़ार शहादतें इसमें अपने फ़ौजी अफसरों, फ़ौजी जवानों, सिक्योरिटी एजेंसीज के दीगर लोग, सिविलियंस पुलिस ऑफिसर्स। जहाँ पर एक फौजी जवान या अफसर या पुलिस का एहलकार या किसी और इदारे का, रेंजर्स का, एफसी का, वहाँ पे 10 शहादतें सिविलियंस की होती हैं। जी। हमें ये याद रखना चाहिए। तो आज पता करने की बात ये है, जिस पर बहस होनी चाहिए कि ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्या मुहर्रकात हैं, क्यों लोगों को फिर मौका मिला कि आज वो हम पे हमलावर हैं। इंतहा पसंदी को भी इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के अंदर कवर किया जा रहा है। ख़ासतौर पर अभी जो सवात सरगोदा में जिस किस्म के वाक़यात हुए, इंतहा पसंदी के, मजहबी इंतहा पसंदी के, आप नहीं समझते कि ज़रूरत है? और आखिरकार ऑपरेशन का फैसला हुकूमतों ने करना है ना। ठीक है, पार्लियामान को आप एतमाद में लेते हैं, बट ये ऑपरेशन हुकूमतें बैठी हैं, मिलिट्री ऑपरेशन है। वो वाक़यात जो हैं वो उनके पास अदालतें आपकी मौजूद हैं, पुलिस आपकी मौजूद है। आपका मसला ये है कि आपके सारे निज़ाम नाकाम हो गए। आप इनकी इस्लाह नहीं करेंगे, आपका मामला नहीं चलेगा। जब निज़ाम कमज़ोर होता है तो ये खराबियाँ पैदा होती हैं। हमारा ना इंसाफ का निज़ाम चल रहा है, ना गवर्नेंस का निज़ाम चल रहा है, ना हुकूमत चल रही है, ना पुलिस चल रही है, ना इंतज़ामिया चल रही है। क्या कर रहे हैं आप? इन चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा, इन सब की ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। मुकम्मल तब्दीली चाहिए। हर निज़ाम नाकाम है। आप यकीन करें, इस टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया कहाँ पहुँच गई है, क्या कर रही है, और हमारे निज़ाम आप देख लें। ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। चूँकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया, आखिरी चंद एक मिनट्स हमारे पास बचे होंगे। एक अलग से सवाल आपसे, नवाज शरीफ आपको बहुत याद करते हैं और अभी पिछली गुफ्तगू में भी उन्होंने आपका ख़ास तौर पर ज़िक्र खैर किया, आपको अपने इंतहाई करीबी दोस्तों में से एक, रुफ़क़ा में से एक उन्होंने गिनवाया। क्या नवाज शरीफ की कभी जनरल बाजवा से लंदन में मुलाकात हुई? कोई लंदन प्लान हुआ? मुझे किसी ऐसी मुलाकात का इल्म नहीं है। आपको ऐसी किसी मुलाकात का इल्म नहीं है। मैं पीडीएम का, मुझसे लोग हैं, पूछा है लोगों ने, मैं पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल था, मुझे किसी ऐसी मुलाकात का इल्म नहीं है। मैं ये भी गुजारिश कर दूँ कि ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आर्मी चीफ को किसी सियासी शख्सियत से या किसी आदमी से मिलना चाहिए। ये फैसला उनका है। लेकिन जब जो लोग मिलते हैं, ठीक, लेकिन जब आप हालात ऐसे हों कि किसी साजिश की, ये चीज़ें पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो ये मुलाकातें जब पब्लिक नॉलेज में नहीं होती, फिर इबहाम और शक शुबा पैदा होता है। आप नवाज शरीफ को भी बहुत करीबी जानते हैं, जनरल बाजवा के साथ भी आपने काम किया है, कि ऐसी मुलाकात हो सकती थी लंदन में? नहीं, मुझे इल्म नहीं है। देखिए, मुलाकात क्या हो सकती थी ऐसी मुलाकात, knowing that you know नवाज शरीफ and knowing that you work with जनरल बाजवा as well? लेकिन आप मोहम्मद जुबैर को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को किसने तोड़ा था? 2018 का इलेक्शन किससे चोरी हुआ था? मियाँ साहब ने गुजरात जलसे में क्या कहा था? उसके बाद मुलाकात हो सकती है। मेरा ख्याल है उसका होना मुश्किल लगता है मुझे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, या जैसे वो खुद कह रहे हैं कि फ़िलहाल वो कन्वीनर हैं। कुछ मज़ीद अहम सवालात भी थे, लेकिन वक्त की चूँकि हमारे पास कमी है। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।